देखेंगे आगे। तो प्रधानतम यंत्र हस्त है, प्रधान यंत्र कंकमुख, प्रधानतम तो हाथ हुए, प्रधान कंकमुख। दृष्ट शल्य को निकालने के लिए सिंह मुख है, दृष्ट शल्य को निकालने के लिए सिंह मुख। ऐसा कर लो कि शेर देख के ही मतलब तब फीलिंग आती है ना, शेर सुनते रहो खाली, कुछ नहीं, अगर सामने कभी देखोगे तो पता चलेगा कि कितना क्या हो रहा होता है उसका, है ना। दृश्य शल्य तो सिंह मुख। गूढ़ शल्य के लिए कंक मुख। 18 अंगुल का यंत्र प्रशस्त है, यंत्र 6 प्रकार के आकृति के आधार पे। यंत्रों के 12 दोष हैं और कर्म 24 है। तो ऐसा कर सकते हो, जितने यंत्र हैं उसके 2 गुना उसमें दोष है, लेकिन काम उससे भी 2 गुना करता है, यानी कि 24। संख्या कितनी है? 101 है इनके। और वाग्भट के अनुसार यंत्र असंख्य प्रकार के हो सकते हैं, तो 101, और वाग्भट देख पा रहे हो असंख्य। मनः शरीर बाधा करणानी शल्यानि तेषाम आहरण उपायो यंत्राणि, कि जो भी मन में शरीर में बाधा उत्पन्न करे उसको शल्य कहता है, उसे निकालने का जो उपाय है उसको यंत्र कहता है। यंत्र कैसे होते हैं? तो नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृग पक्षिणाम मुखैर मुखानि यंत्राणि प्रायशः सदृशानि, के विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, हिंसक पशु खासकर, उनके मुख की आकृति के, पशु पक्षियों की आकृति के होते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि पशु पक्षियों के हाथ तो होते नहीं, हमारी तरह उंगलियां तो होती नहीं, तो उनकी जो होती है, उनका मुख की शेप ऐसी होती है चीजों को होल्ड करने के लिए स्ट्रांगली। तो वही शेप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ कॉपी करते हैं। समाहितानि यंत्राणि खर मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्ये। तो ये है आपकी बुक्स के अंदर बेटा श्लोक नंबर 8। ठीक है, तो ये शस्त्र संपत यानी उनके गुण हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। अगला चैप्टर आ गया है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं यंत्र वाले चैप्टर में, बाकी चीजें जो हैं वो आपको जो ऑलरेडी पढ़ाई है वहाँ नोट्स के अंदर वो है। तो यहाँ से आगे जो शुरू कर दिया उन्होंने, श्लोक शुरू हुआ है अगले चैप्टर का 8 नंबर का, शस्त्र चारणीय। उसकी भी ज्यादातर बात हो चुकी है, यहाँ जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा वाले लिखे हैं जिनका कोई ज्यादा सेंस नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 ही है। तो समाहितानि यंत्राणि खर्ष लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्य, किस तरह के होने चाहिए। हिंदी बोल दूं एक बार जल्दी से? तो हिंदी लिखिए कि जिन शस्त्रों को पकड़ना आसान हो, सुग्रह हो, अच्छे लोह के बने हो, ठीक है, अच्छी धार वाले हो, देखने में सुंदर, मुक्का अगर भाग ठीक बना हो, तो इस तरह के देख लेना आप। और कह रहे हैं, दोबारा वही सारी चीजें दोबारा से लिखी हुई हैं, कुछ नया नहीं है, रहन दोगे आप। शस्त्र के दोष देख लो, शस्त्र के दोष। तो ये है श्लोक नंबर 9। वक्रम कुंठम खंडम खरधारम अति स्थूलम अति तुच्छम अति दीर्घम अति ह्रस्वम। तो ये 8 शस्त्र दोष है। शस्त्र दोष 8 नंबर लिख सकते हो, यहाँ लिखे नहीं क्योंकि शस्त्र दोष 8 होता है। ठीक है, इनमें भी नहीं ध्यान देना। बस एक मैं पूछूंगा आपसे, खरधार एक ऐसा शस्त्र है जो खरधार वाला ही अच्छा माना जाता है, वैसे खरधार होना गलत है, लेकिन एक शस्त्र में खरधार अच्छी है, शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, बताएगा कोई? सर उर्दी पत्र। कौन सा बेटा? वृद्धि उर्दी पत, पत्र। सर वृद्धि? उसकी पकड़ अच्छी होती है, ग्रिप। कौन सा? कर पत्थर। खरपत्र? कर। करपत्र है, करपत्र। ठीक है। देखो चलो आगे। तो कह रहे हैं अतो विपरीतम गुणम, मतलब इसके विपरीत गुणों वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि करपत्रा अन्यत्र करपत्रात, करपत्र को छोड़ के। करपत्र कैसा होता है? खरधार वाला। और यूज कहाँ होता है वो? अस्थि छेदन में। याद रख लोगे कि बाकी सारे शस्त्रों में तो ठीक है कि खरधार जो है वो दोष है, ठीक है, तो वो नहीं यूज करना है, लेकिन जो करपत्र होता है वो खरधार वाला ही अच्छा होता है, और यूज कहाँ करते हैं उसको? अस्थि छेदन में यूज किया जाता है, तो ये बात याद रखोगे। बाकी देख लो, एक बडिश है और एक दंत शंकु है, दोनों आगे से कह रहे हैं मुड़े हुए होते हैं, नताग्रे, अगले भाग में थोड़े से मुड़े हुए। बडिश और दंत शंकु। तो मैं तो इस तरह याद रखता था कि बड़े दांत जो हैं तो थोड़े से मुड़े हुए हैं, अब इतने बड़े दांत हैं, तो सेबर टूथ जैसे आपने देखा है ना, तो स्ट्रेट तो होते नहीं है, या हाथी के देख लो आप, टस्क जो होते हैं उसके, तो मुड़ ही जाते हैं क्योंकि इतने बड़े होते हैं। ठीक है, तो बड़े दांत नताग्रे, थोड़े से झुके हुए मतलब मुड़े हुए। नेक्स्ट कह रहे हैं एछड़ी 3 प्रकार की होती है।
जैसे भगंदर में हम यूज करते हैं। तो कह रहे हैं एशली तीन प्रकार की सुश्रुत ने बताई। एक वर्ड आपको बताया होगा पहले भी, गायक करके, गायक। तो गायक यानी एक होती है गंडूपद मुखी, एक होती है या से यवपत्र मुखी, और एक होती है का से कंटक मुखी, तीक्ष्ण कंटक मुखी। तो एशनी सुश्रुत की तीन प्रकार की होती है, चरक वाग्भट की दो प्रकार की होती है। मृदु कठिन नाम भी लिखे हुए हैं। सुश्रुत के याद रखना आप, गायक करके हम लोग याद रखते हैं, गायक। नेक्स्ट है शस्त्र पायना, तीन प्रकार की। तो शस्त्रों को ना जब धार देते हैं, उसके बाद कह लो एक तरीके से उनको बुझाया जाता है कुछ द्रव्यों में। बुझाना मतलब कि गर्म करके इनको, जैसे शस्त्रों को उनमें डाल देना, तो उससे तीक्ष्णता बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं वो तीक्ष्णता तीन तरीके से बढ़ाते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पायना देना। तो शस्त्रों की पायना तीन प्रकार की है, एक क्षार पायना, एक उदक पायना, एक तेल पायना। ठीक है, समझ ही आ रहा होगा इन सारी चीजों में क्षार सबसे स्ट्रांग है। तो उसकी पायना कहाँ देनी है? अगर आपको शर, शल्य, अस्थि आदि का छेदन करना है, तो बोन को काटना है, सोचो। ठीक है, या किसी शल्य को काटना है, तो शर, शल्य, अस्थि छेदन के लिए क्षार पायना, ये सवाल आ चुका है। उदक पायना, मांस के छेदन भेदन पाटन में, तो मांस को काटने के लिए कुल मिला के उदक पायना यूज होती है, चाहे छेदन करना हो, भेदन करना हो, पाटन करना हो मांस में। और तेल पायना है सिरा वेद के लिए, स्नायु छेद के लिए। सिरा में वेदन करना हो या स्नायु छेदन करना हो, तो तेल पायना का यूज करते हैं। नेक्स्ट है निशानार्थम। निशानार्थ मतलब क्या है कि आप जो धार को घिसते हैं ना, कभी देखा होगा जो लोग चाकू छुरी वगैरह तेज करने वाले भी होते हैं, गांव में अगर देखोगे तो वहां पे मिल जाएंगे आपको। लोग क्या करते हैं, अपने जो मशीनें होती है ना ये चारा काटने वाली, उसका ब्लेड जैसे घिस के कर रहे होते हैं, उसको शार्प कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो पत्थर वगैरह जो है, तो वो कैसा हो, तो शिलक्ष्ण शिला माश वर्णा, तो माश यानी उड़द के समान। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल हार्ड रॉक हो, ब्लैक कलर का, ये कहना चाह रहा हूँ। तो निशानार्थम शिलक्ष्ण शिला माश वर्णा। नेक्स्ट है धारा संस्थापनार्थ, शालमल्ली का फलक तैयार कराते हैं, यानी अपने शस्त्रों को कहीं संभाल कर भी तो रखोगे, ऐसे तो रखोगे नहीं खुले में। तो धारा उनकी बनाए रखने के लिए शालमल्ली फलक, उसका बना हुआ जो है शालमल्ली का फलक इस्तेमाल करते हैं धारा संस्थापनार्थ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शस्त्र की धार कितना तेज की जाती है, कैसे पहचानोगे कि हाँ तेज हो गई है? तो कह रहे हैं रोम छेदन में समर्थ हो जाए, इतना उसको शार्प कर लेते हैं कि रोम जो है आसानी से कट जाए उससे। तो रोम छेदन में समर्थ हो, इतनी शस्त्र की धार रखनी है। नेक्स्ट चलिए कुछ और बातें लिखी हैं। अनुशस्त्रों की संख्या लिखी है सुश्रुत की 14 होती है। त्वक्सार, स्फटिक, कांच, कुरुविंद और जलोका। तो ये देख पा रहे हो यहाँ पर, ये कहने त्वक्सार आदि वर्ग है। त्वक्सार, कांच, कुरुविंद और स्फटिक, इन चारों को मिला के कहते हैं, जलोका नहीं आती उसमें, है ना, वो गलत लिख दिया। तो कांच, त्वक्सार, स्फटिक और कुरुविंद, इनको मिला के बोला जाता है त्वक्सार आदि वर्ग। एक मिनट बेटा। हम्म, ठीक है, श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, वहां हम लोग देख रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 8 के अंदर। जलोका नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जलोका अलग से है अनुशस्त्रों में, लेकिन इन चार में नहीं आती। तो त्वक्सार आदि वर्ग है, इसको चतुर्विध वर्ग भी बोला जाता है। चतुर्विध वर्ग भी बोला जाता है इसको। और पीछे भी आपको पढ़ाया हुआ है एक मैंने, ध्यान आ रहा है? चतुर्विध वर्ग बिल्कुल लास्ट जो आज पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का एंड, वहां पे आए हैं। कोई बता पाएगा? स्थावर जांगम पार्थिव वनस्पति चतुर्विद भूतग्राम। भूतग्राम नहीं है स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। काली। ठीक है ना, तो उन चार को भी चतुर्विध वर्ग से संबोधित किया गया है, तो देख लेना। बाकी और नाम लिखे हैं, अग्नि, अंगुली, नख, बाल, शार, गोजीवा, शेफालिका, शाकपत्र, करीर। तो ये पूछे नहीं जाते। आपको क्या याद रखना है कि अनुशस्त्रों की संख्या 14 होती है, इतना ध्यान रखना है। और ये कांच, कुरुविंद, स्फटिक और त्वक्सार, इसको त्वक्सार आदि वर्ग या चतुर्विध वर्ग भी बोलते हैं, इतना याद रखोगे। संग्रह में 12 हैं अनुशस्त्र, संग्रह 12 अनुशस्त्र हैं। उनके भी नहीं पढ़ने हैं आपको, बस ये देखोगे, ये जो कुछ एक्स्ट्रा लिखे हैं, जैसे समुद्र फेन एक लिखा हुआ है, ये लेखन कर्म में यूज होता है, और एक शुष्क गो में अतिरिक्त है वैसे तो।
मगर आप देखोगे समुद्रफेन और सूर्यकांत, इन दोनों को देख लो बस, ये दो अलग ही बताए हैं उन्होंने। तो समुद्रफेन ये लेखन में यूज होता है। ठीक है, लेखन कहते हैं स्क्रैपिंग करने को। ठीक है, तो जैसे शेव बनाई जाती है, तो वो देखते हो कि फेन से लोग आजकल बनवाते हैं ना शेव की, शेव कैसे करनी है, शॉप वाला पूछता भी है। अगर छोटे शॉप पे लोग जाते होंगे मेल, तो पूछते हैं वो कि क्रीम से बनानी है या फिर इससे, फोम से। तो फोम होता है, तो उस तरह भी याद रख सकते हो। समुद्र फेन लेखन के लिए यूज होता है। ठीक, और सूर्यकांत, सूर्यकांत दहन के लिए। सूर्य क्या करेगा, दहन ही करेगा, जलाएगा ही। ठीक है ना। तो ये समुद्र फेन वहां सुश्रुत में नहीं दिखाई देता हमें। फिर शुष्क गोमय देख पा रहे हो, सूर्यकांत देख पा रहे हो, ये वहां नहीं है। तो ये कुछ अलग है इनके, चाहो तो स्पेशली इनको देख लेना। नेक्स्ट चलेंगे। शिशु और शस्त्रों से डरने वालों में अगर छेदन या भेदन करना हो तो कह रहे हैं त्वक सारादि वर्ग का प्रयोग करना चाहिए। तो इतना ध्यान रखोगे कि छेदन भेदन करना है बच्चों में या शस्त्र से डरने वाले लोगों के अंदर, तो त्वक सारादि वर्ग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आहरण भेदन छेदन के लिए मूल शस्त्र आपके पास नहीं है, तो कह रहे हैं नख शस्त्र का इस्तेमाल कर लो आहरण भेदन और छेदन के लिए। आहरण भेदन और छेदन के लिए याद रखेंगे। ABC करके याद कर सकते हो, अगर भूल जाओ तो ABC, ए से आहरण, बी से भेदन और सी से छेदन। तो ABC के लिए नख शस्त्र। नेक्स्ट है मुखगत और नेत्र वर्तनुगत रोगों में विश्रावण के लिए गोजीवा शेफालिका शाक, तो समझ ही आता है शेफालिका। गोजीवा भी समझ सकते हो, ये काफी रफ से इनके पत्ते होते हैं अगर देखे हो आपने तो विश्रावण के लिए यूज करते हैं इनको। नेक्स्ट है एषणार्थ, एषणी के अभाव में बाल अंगुली और अंकुर, इनका प्रयोग करते हैं। अगर एषणी नहीं है तो बाल से भी यूज कर सकते हो आप, उसका भी, उससे भी एषण करा सकते हो उंगली की सहायता से, या फिर कह रहे हैं अंकुर की सहायता से। देख लेंगे, बहुत जरूरी बातें नहीं है। मेनली याद रखना है शिशु और शस्त्रों से डरने वालों में क्या यूज करते हैं, तो अक्षर आदि वर्ग यूज करते हैं छेदन वेदन के लिए, और तो इतना खास है नहीं। नेक्स्ट कह रहे हैं शस्त्र निर्माणार्थ शुद्ध शैक्य अयस्क का प्रयोग करें, मतलब लोह का प्रयोग करना है, ये कहना चाह रहे हैं शस्त्र निर्माणार्थ। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे हैं कॉमन वाले हमारे, जो अनुशस्त्रों में भी आते हैं उपयंत्रों में भी आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अग्नि, नख, उंगली बाल नख चार अग्नि। नख, क्षार, अच्छी बात है ना। तो आग ना बख्श करके आपको ट्रिक बताई होगी, अब बाकी देख लेना। वो कुछ कॉमन वाले हैं, उनको देख लेंगे आप। और नंबर बेटा देखो याद होने चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं याद रहते क्योंकि अब मैं लोड लेता नहीं हूँ याद करने के लिए। ठीक है, तो समय होता है अपना तब चीजें याद की जाती हैं। तो आप लोगों को याद करनी है, आपसे पूछी भी जाएंगी, चाहे यहाँ चाहे रसशास्त्र में चाहे चालाक्य में, इनमें नंबर का ही है पूरा, जो हम अभी पार्ट्स पढ़ने वाले हैं आगे यहाँ से। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको चीजें याद हो। ठीक है, एग्जैक्ट याद हो, ऐसा नहीं कि 19 या 20, ये कहते गलत हो जाती है बात। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 10 आपका, नाइन्थ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। योग्य सूत्रीय था उसमें, नहीं था योग्य सूत्रीय? चैप्टर 9 था बेटा, नहीं था? नहीं था। चलो, नहीं थे। चलो नाइन्थ भी थोड़ा नहीं सा था रटने का सर। ही, नाइन्थ भी बेटा रटने का ही है। मैं आपको आज दे दूंगा, तो अपना आराम से उसको पढ़ लेना। चैप्टर 10 देखो फिलहाल अभी, तो रटने का ही है, एक ही श्लोक है, श्लोक नंबर 4 चैप्टर 9 के अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको दूंगा अभी याद करने के लिए भी क्लास के बाद, तो उसको आप याद करोगे। फिलहाल चैप्टर नंबर 10 देखोगे। चैप्टर का नाम है विशिखा अनुप्रवेशी अध्याय। तो पहला तो यह विशिखा का मतलब क्या है। तो विशिखा का जो मतलब होता है वो होता है अग्नि वैसे। ठीक है, और विशिखांतर, या फिर यहाँ पे इस चैप्टर में कह लो विशिखा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो कह रहे हैं इसका मतलब है कर्म मार्ग। यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है विशिखा, ये इस्तेमाल हुआ है कर्म मार्ग के लिए, आपका कर्म मार्ग जो आपको करना चाहिए। तो कैसे अपने कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो गए? तो शुक्ल वस्त्र धारण करने हैं, पहले तो सफेद कपड़े पहनने हैं। षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञान उपाय पंचभी श्रोत्रादि भी प्रश्न चाहिए। तो रोग जानने के 6 उपाय, 5 इंद्रियां, और छठा प्रश्न करना। ठीक, रसनेन्द्रिय विज्ञा प्रमेय आदिशु रस विशेषा, कह रहे हैं कि रस का भी ज्ञान करना है, तो रसनेन्द्रिय की परीक्षा भी करनी है जैसे प्रमेय आदि रोगों के अंदर। बाकी हृदय के लिखे हैं निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणे उपशस्त तथा संप्राप्तिश्चायते विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृता। तो उन्होंने रोग जानने के ये 5 उपाय भी बताए हैं, बाकी 3 भी आपको याद होंगे। ठीक है,
आगे देखो, योग रत्नाकर की अश्वत्थ परीक्षा लिखी है कि रोगाक्रांत शरीर में 8 स्थानों की परीक्षा करनी है। नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, स्पर्श, द्रग, आकृति। तो ये 8 चीजें हैं। भाव प्रकाश और वाग्भट, डीएसपी और भाव प्रकाश ने चतुर्विध परीक्षा भी बताई है। नेत्र नाड़ी, मूत्र जीवा, इसको भी याद रखोगे ना, ये कम पढ़ने को मिलती है हमें। नेत्र नाड़ी, मूत्र जीवा, तो भाव प्रकाश चतुर्विध परीक्षा भी बताई है। नेत्र नाड़ी, मूत्र जीवा। नेक्स्ट, चरक व्रण की त्रिविध परीक्षा बताई। दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन, यानी डीपीएस। चरक व्रण की त्रिविध परीक्षा, दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन। चरक विमान 4, त्रिविध ज्ञान संग्रह, तो 3 प्रमाण बताए, आप, प्रत्यक्ष और अनुमान, जानते हो। चरक विमान 8 में 10वीं धातुर परीक्षा आई है। बेटा कुछ कह रहे हो? नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं मिथ्या दृष्टा विकारा ही दुराख्याया, यानी कि जिनको ठीक से ना जाए रोगों को, तो उनकी चिकित्सा करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए, रोग को जान लेना चाहिए। श्लोक नंबर 6 है बुक्स में आपके। मन है, रेफरेंस पहले हम याद रखते थे, अब क्योंकि करते नहीं है तो मैं नहीं कह रहा आपसे। आगे देखें, इसका अगला ही श्लोक है श्लोक नंबर 7। वहां क्या लिख रहे हैं? परिसंवत्सर उत्थितांश्च विकारान प्रायश वर्जित। तो 1 साल से पुराने रोग हो तो उनको जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब वो ठीक नहीं होंगे, ये कह रहे हैं। इसी चैप्टर का लास्ट श्लोक है, मतलब श्लोक नंबर 9। स्त्री भी सहस्याम संवासम परिहासश्च वर्जयेत, दत्तश्च ताभ्यो न आदे अन आद्य अन्य भीषक वरा। क्या कह रहे हैं? कि स्त्रियों के साथ, मतलब वैद्य के लिए है मेनली, एक चिकित्सक के लिए, कि साथ में हंसी मजाक करना, बैठना उठना, ये सब वर्जित कर देना चाहिए, और सिर्फ उनके दिए अन्न के अलावा बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये एक तरीके से एथिकल प्रैक्टिस बता रखी है आपको कि मेडिकल एथिक्स क्या है, कि भाई फीमेल पेशेंट है तो आजकल जैसे देखते हो कि अटेंडेंट आपके पास एक फीमेल होना चाहिए जरूर, तो बहुत सारे रूल है। क्लियर? तो उस बारे में बात करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है क्षार पाक विधि। क्षार और मूत्र बता चुका हूँ, सुश्रुत के अनुसार दोनों में एक ही बात लिखी है कि कटु रस की प्रधानता होती है, लवण अनुरस होता है। और चरक दोनों के अंदर क्या कहते हैं? एक कटु और लवण रस होता है, बस इतनी बात करते हैं। ठीक। रेशियो क्या होगा, याद होगा आप लोगों को, शायर, तो शायर यानी शारंगधर, फिर यादव जी और रा से रस्तरंगिणी, 1 4 1 6 1 8, देख लो आप। और यादव जी के साथ ही चरक और सुश्रुत भी हैं, तो इनका रेशियो भी 1 6 का ही है। तो शायर 1 4 1 6 1 8। शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य शारा प्रधानतमा, छेद्य भेद्य लेख्य करणात्। कि शस्त्र अनुशस्त्रों में शार प्रधान होता है, क्यों? क्योंकि सारे काम कर लेता है, छेदन का भी, भेदन का भी, कह रहे हैं लेखन का भी, प्लस तीनों दोषों को हरने वाला है। विशेष क्रिया अवचारणाच, कि विशेष क्रियाएं की जाती हैं इसकी सहायता से। तत्र शरणात् शरणाद्वा शारा, कि शरण करने से इसको शार कहते हैं। नाना औषधि समवायात, बहुत सारी औषधियों से मिलके बनता है। त्रिदोष को हरने वाला है, शुक्ल वर्ण का होता है, और सौम्य प्रॉपर्टी वाला होता है। ठीक है। तो शस्त्र अनुशस्त्रों में प्रधान कौन है? तो शार है, ये बात ध्यान रखोगे। सुश्रुत के अनुसार छेदन भेदन लेखन सारे काम करने वाला है, तीनों दोषों को हरता है, विशेष क्रियाएं करने वाला है। विशेष क्रिया अवचारणाच, इस श्लोक के शब्द देखा करो, ठीक है। फिर नाना औषधि समवायात बहुत जरूरी है, त्रिदोषगना, ये श्लोक रख के आ चुका है, किसके लिए कहा गया? नाना औषधि समवायात त्रिदोषगना सौम्य, ऐसा करें, तो ये शार है। कुछ गुण बता रखे हैं कि कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, पुंसत्वनाशक होता है। 2 प्रकार का है, प्रतिसारणीय और पानीय। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ भी जानते होगे कि प्रतिसारणीय यानी लोकल एप्लीकेशन, जहां लगा सकते हो लोकली तो वहां लोकल, और जहां नहीं लगा सकते वहां पानीय क्षार, पीने वाला क्षार यूज करना है। तो प्रतिसारणीय और पानीय। ठीक। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां दोनों यूज कर सकते हो आप, कि जैसे मान लो विष की बात है, कि विष अगर त्वचा पे लगा है तो फिर लोकल ही लगा सकते हो आप, लेकिन किसी ने पी लिया विष को तो वहां पे इंटरनल देना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे देखें, संग्रह ने कहा कि 2 भेद हैं, बहि परिमार्जन और अंतः परिमार्जन। अगेन सेम ही तरीके से। अब यहाँ कुछ कॉमन कंडीशन लिखी है, जैसे अर्श, कृमि और विष, कह रहे हैं इनमें दोनों क्षार यूज होता है। ठीक है। अर्श, तो मान लो बाह्य वली का अर्श है तो लगा दिया आपने, और अगर सहज अर्श है, अभ्यंतर मुखी अंतर्वली का है मान लो, तो वहां नहीं पहुंच पाओगे, तो वहां पिलाने वाला क्षार यूज करना पड़ेगा। सेम बात कृमि की है, कि मान लो त्वचा के ऊपर कुछ है,
है ना, लाइस वगैरह की, उस पर डाल दिया अचार तो मान लो खत्म हो जाएगा, या फिर मान लो मैगेट्स है तो वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इंटरनली कुछ है अगर, तो फिर लाना पड़ेगा। सेम विश के बारे में जो बताया आपको अभी, दोनों क्षार यूज होता है इन कंडीशन में। गर्विश, गर्विश तो पिया ही गया होगा, तो वहां पानी क्षार यूज करोगे। अश्मरी अंदर ही होती है, कभी बाहर तो होती नहीं है कि देखो मेरे सिर पे पथरी बन गई है ना, ऐसी होता है किडनी के अंदर है या गॉल ब्लैडर के अंदर है, तो फिर अश्मरी पानी क्षार। भगंदर, तो भगंदर तो होते हैं ये कि एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई तभी भगंदर कहते हैं, तो वहां प्रतिसारणीय क्षार कि मतलब पहुंच सकते हो इजीली आप। क्लियर। अष्टांग हृदय ने अरुचि में क्षार निषेध किया है कि क्षार नहीं देना अरुचि की कंडीशन में। अष्टांग हृदय अरुचि में क्षार निषेध है। आचार्य सुश्रुत, उन्होंने पित्त वाली कंडीशन जो है, रक्त पित्त, ज्वर, पित्त का प्रकोप, किसी की पैतृक प्रकृति है, भ्रम, मद, मूर्छा, इन कंडीशन में मना कर दिया क्षार देने को। तिमिर में पानीय क्षार अहितकर बताया कि तिमिर रोग में भी नहीं देना है। ठीक है, तिमिर में पानीय क्षार अहितकर। प्रतिसारणीय क्षार के पुनः इन्होंने 3 प्रकार बता दिए, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। तो मृदु के बारे में कह रहे हैं कि 100 गिनती के पश्चात भी ना जलाने वाला, कि मृदु वो है कि आप काउंटिंग कर रहे हो 100 से ऊपर निकाल के, अब तक भी आपको लक्षण नहीं मिले क्षार से दग्ध होने के। फिर मध्यम वाला कि आप 100 गिनती गिन रहे थे तो कहीं आपको 70, 80, 90 पहुंचे, मान लो 50, 60 पहुंचे तो वहां जल जाए, तो मतलब मध्य वाला हो गया, ऐसा मान लो। वैसे ऐसा कर सकते हो अगर समझने के लिए समझना चाहो एग्जैक्ट, तो ये बात है कि जिससे जले ही ना, मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि हाँ जला, तो वो तो हो गया मृदु। एक मिनट।
ठीक है बेटा, देखते हैं। और वैसे तो आप लोग समझदार हो, समझदारी दिखाते नहीं हो, है ना। अपना सही से अच्छे से पढ़ते रहो। मैं लेक्चर दूं बेटा, लापरवाही मत किया करो जब लेक्चर देता हूँ। देखो ऐसा है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। अरुचि में क्षार निषेध है, सुश्रुत ने पित्त वाली सारी कंडीशन मना कर दी, तिमिर में पानी क्षार अहितकर है, प्रतिसारणी क्षार। उसकी तीन आप अलग अलग प्रकार देख रहे हो प्रतिसारणी क्षार के। तो जैसा मैंने कहा कि मृदु क्षार आप वो मान सकते हो कि एक बार में आपने क्षार कर्म कराया, उसका कोई खास इफेक्ट आया ही नहीं, कि 100 गिनती से ऊपर हो गए, आपको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा उस तरह खास ही कुछ हुआ। ठीक है। फिर एक मध्यम वाला है। तो मध्यम का मतलब ये है कि आपने 100 तक गिनती गिनी तो आपको दिखाई देने लगे इफेक्ट कि हाँ हो गया। और तीक्ष्ण वाला वो है कि आपने इधर यूज किया, तुरंत ही थोड़ी देर में ही आपको, आप 100 तक पहुंचे ही नहीं, मतलब बहुत कम टाइम में आपको दिखने लगा। इन्होंने जबरदस्ती 100 नंबर लिख दिया, इससे कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक माइंड में रखना कि प्रतिसारणी क्षार के पुनः 3 प्रकार हैं, ऐसा करके। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे क्षार कैसे बनाया जाता है। तो हम जो क्षार यहाँ पे बनाएंगे, तो वो मध्यम क्षार बनाते हैं। ठीक है, जो पूरी टेक्निक दी है उन्होंने बनाने की, वो मध्यम क्षार बनाने की टेक्निक दी है। फिर उसमें बता दिया कि अगर कुछ द्रव्य हैं ये, जैसे शंख नाभि आदि, कि इनका प्रक्षेप ना डालें, तो जो बनता है वो बनता है मृदु क्षार। बात समझ रहे हो कि आप चीजें बना रहे हो, इन्होंने बता दिया कि जब बनाया तो ये बना मध्यम क्षार। फिर एंड में कह दिया कि अगर इसके अंदर हम शंख नाभि आदि द्रव्य ना डालें, तो वो कहलाता है मृदु क्षार। और कुछ द्रव्य ऐड कर दें, और जैसे दंती इत्यादि, उनका चूर्ण ऐड कर दिया, तो बन जाएगा बेटा तीक्ष्ण क्षार। उसी को पाक्य भी कहते हैं। तो पहले तो डिफरेंस याद रखो कि मध्यम माफ करें, मृदु क्षार या समव्यूहिम जिसका नाम है, उसमें शंख नाभि आदि का प्रक्षेप नहीं डाला जाता है। ठीक है, शंख नाभि प्रक्षेप ना डालें तो मृदु या समव्यूहिम क्षार बनता है। अगर दंती आदि द्रव्यों का चूर्ण डाल दें तो वो तीक्ष्ण या पाक्य क्षार बनता है। तीक्ष्ण या पाक्य क्षार बनता है। अब इसके अलावा क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार, कि मध्यम क्षार कैसे बना रहे हैं। तो कह रहे हैं शरद ऋतु में मध्यम आयु के मुश्क के पौधे लेने हैं। मुश्क के पौधे लेने हैं, मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ, एक बार रीडिंग सुन लो आप, बल्कि आप क्या पूरा यहाँ लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि वैद्य शरद ऋतु में मध्यम आयु के मुश्क के पौधों को मंत्र आदि से अभिमंत्रित कर ले। ठीक है, चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर तिल नाल से अग्नि प्रज्वलित करे। इसके बाद अग्नि के स्वांशित होने पर जो भस्म है उसको किसी पात्र में इकट्ठा कर लें, तथा चूना और शर्करा को अलग अलग ग्रहण करें। ठीक है, फिर कह रहे हैं आगे, यहाँ फिर यहाँ देख लेते हैं। पकाते पकाते जब रक्त तीक्ष्ण पिच्छल हो जाए तो उसमें कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनाभि, ये द्रव्य डाल देने चाहिए। तो क्या समझ में आता है, जो टेक अवे पॉइंट्स है हमारे वो ये है कि शरद ऋतु में मध्यम आयु के, है ना, ज्यादा अर्ली एज के ना हो और बड़ी एज के पौधे ना हो, मध्यम आयु के कह रहे हैं, मुश्क के पौधे लेने हैं एक बार। ठीक है, अग्नि किसकी जलानी है, तो तिलनाल, ये भी देख लेते हैं चलो, एक मिनट। तिलनाल से कर रहे हैं अग्नि प्रज्वलित, इसको देख लो आप, तिलनाल की अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। ऐसी चीजों में सवाल आ जाते हैं कभी कभी। अगला है जो मैंने आपसे कहा कि कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंखनाभि आदि द्रव्य इसके अंदर डालने हैं। तो अगर ये नहीं डाले आपने, ये द्रव्य जो यहाँ डाल रहे हो, तो क्या बनेगा, मृदु क्षार या समव्यूहिम। ठीक है, उसी का पर्याय है समव्यूहिम। और अगर मध्यम क्षार बनाने के बाद इसमें और चीज डाल दी आपने, क्या, दंती आदि द्रव्यों का चूर्ण डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, तीक्ष्ण क्षार या फिर पाक्य क्षार। तो इतना याद रखोगे, बाकी डिटेल में नहीं जाना है। ये मात्रा वात्रा कुछ आपके काम की नहीं है, जबरदस्ती लिख दिया मैंने। आगे चलेंगे, क्षार के गुण। तो चरक वाग्भट क्षार के 10 गुण बताए, सुश्रुत ने 8 गुण बताए। चरक वाग्भट क्षार के 10 गुण, सुश्रुत के 8। दोष की बात करें, सुश्रुत के 9 दोष हैं, अष्टांग संग्रह के 10 दोष हैं, मतलब वाग्भट के 10 है। तो याद रखना, वाग्भट के गुण और दोष दोनों बराबर हैं। चरक ने सिर्फ गुण बताए हैं 10, और सुश्रुत के गुण से ज्यादा दोष है, 8 गुण है और 9 दोष है। इन पे सवाल आता है, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगे, गुण बता रखे हैं यहाँ पे, जो भी हमने कहा कि सुश्रुत ने 8 गुण बताए हैं और 9 दोष बताए हैं। तो 8 गुण क्या क्या है, नैव अति तीक्ष्णो, ना मृदु शुक्ल लक्षणों अथ पिछला, आविश्यंदी शिवा शीघ्राचारो ही अष्ट गुणा स्मृता। तो अधिक तीक्ष्ण नहीं होगा, अधिक मृदु नहीं होगा, अधिक श्वेत भी नहीं होगा, है ना, श्वेत तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। श्लक्षणो अथ पिछला, मेन चीज देखो जो याद करनी है आपको, अविश्यंदी एक वर्ड लिखा है, अविश्यंदी ऐसा करके। अविश्यंदी का मतलब है ना फैलने वाला, है ना, सोचो कि क्षार फैल जाए।
तो किसी के चेहरे पे सोचो कुछ था, मान लो कोई मॉल था, आपने उसको हटाने के लिए शार यूज कर लिया, तो लगा कि आप तो बाहर तक गए, एक फोन आ गया सुनने के लिए कि 1 मिनट, इतना लौट के देखा तीक्ष्ण शार था, और वो फैल जाए, है ना, पूरा चेहरा पता चला कि तब तक उसका फेस पे एक बड़ा सा जो है फिट बन गया शार की वजह से। ठीक है, तो अविष्यंदी याद रखना वर्ड को। तो ये गुण है, दोष नहीं है, अविष्यंदी, ना फैलने वाला। क्लियर। दोषों में देखोगे तो लिखा है सर्पित, की फैलने वाला अगर है। ठीक है, पोडोफाइलिन वगैरह आप में से कोई यूज करता होगा अगर, जैसे वर्ड वगैरह के लिए देखा होगा आपने कितने सावधानी से लगाता है, तो वही चीज है बस। तो सांद्र होना, बहुत ज्यादा सांद्र भी ना हो, इतना कंसंट्रेटेड हो कि एकदम से बर्न कर दे वहां पे। आगे चलेंगे। बताया हुआ है कि आपको मान लो शार कर्म कराना है कहीं, आपने तय कर लिया कि उस स्थान में दोष क्या है, वात होगा, पित्त होगा या कफ होगा। ठीक है, वहां पे आप शार कर्म करने वाले हो, तो कह रहे हैं सीधे शार कर्म नहीं करेंगे, इनके पहले कुछ क्रियाएं करानी है आपको, उसके बाद शार का यूज करोगे। तो वात दुष्ट स्थान में पहले लेखन कराना है, पित्त दुष्ट में पहले घर्षण करना है, और कफ दुष्ट में पहले प्रच्छान करना है। तो हम ऐसा याद रखते हैं कि लिखना है घर पर अपने, लिखेंगे घर पर, तो लिखेंगे मतलब लेखन, घर यानी घर्षण, पर यानी प्रच्छान। तो क्रमशः वात पित्त कफ दुष्ट स्थानों में ये कर्म कराने के बाद हम शार कर्म का यूज करते हैं। तो लेख घर पर या लिखना घर पर, ऐसा करिए। नेक्स्ट आ जाओ, शार दग्ध की चिकित्सा। कोई जल गया शार से, तो क्या चिकित्सा करोगे? तो लक्षण बता रहे हैं, कृष्ण हो जाएगा वो स्थान देखने में। और चिकित्सा में अम्ल वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, मधुक यानी मुलैठी और सर्पी का प्रयोग करते हैं। तो अम्ल वर्ग के द्रव्य, बेटा ये याद रखोगे चिकित्सा में। क्यों? अम्ल जो होता है वो इसको, शार को न्यूट्रलाइज कर देता है, जानते हुए शार है, और अम्ल यानी एसिड है। क्लियर। तो अम्ल बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखेंगे। साथ में कह रहे हैं मधुक और सर्पी का प्रयोग करते हैं, वेदना की शांति के लिए मेनली यष्टि मधु और सर्पी यूज किए जाते हैं। अगर व्रण बन जाता है तो आपको बताया मैंने, तब तिलकल्क ऐड कर लिया जाता है। तो तिलकल्क कहीं दिखाई दे मतलब व्रण को भरने के लिए, तो तिलकल्क मधुक और सर्पी, तो व्रण भरने के लिए। क्षार में अम्ल मिलाने पर क्षार अपनी तीक्ष्णता को त्याग देता है और मधुर भाव को ग्रहण कर लेता है, मधुर हो जाता है। क्षार कटु भूयिष्ठ होता है और लवण अनुरस होता है, शुष्क क्षारंधर, दोनों की यही बात है। चरक का लिखना है कटु लवण भूयिष्ठ, बता दी मैंने आपको ये बात भी। ये कटु प्रधान है, क्षार हो चाहे मूत्र हो। चरक माफ करना, सुश्रुत के अनुसार। सम्यक दग्ध का लक्षण क्या है? कि आपने क्षार से दग्ध किया तो प्रॉपर हुआ वो, तो क्या पहचान है? कि विकार शमन हो जाएगा, रोग में लघुता आ जाएगी, और किसी भी प्रकार का श्राव वहां से नहीं होगा। ठीक है, रटने की चीजें नहीं है, फिर समझ में आनी चाहिए। हीन दग्ध हुआ है, ठीक से नहीं हुआ, तो तोद कंडू जाड्यानी व्याधि की वृद्धि हो जाना, नहीं पूछता कोई। अति दग्ध होने पे दाह पाक राग श्राव अंगमर्द क्लम पिपासा मूर्छा मरण, ये चीजें हो सकते हैं, तो ये भी नहीं याद करना है, इजी है। क्षार कर्म किसको निषिद्ध है वो देख लो आप। तो किसी को पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो, सर्वांग शून, गर्भिणी, ज्वर, प्रमेह, क्लीव के अंदर, अपव्रत उद्व्रत फल योनि, मतलब योनि रोग हो, तो वहां भी मना कर रहे हैं कि नहीं यूज करना क्षार को। आचार्य वाग्भट, वाग्भट ने कहा मना किया? तो हृदय रोग, तिमिर, ज्वर और अरुचि, इन रोगों में। एक मिनट बेटा। हम्म, ठीक है। तो वाग्भट ने यहाँ मना किया, और भी कुछ कंडीशन में मना किया है, इनमें तो याद ही रखोगे, हृदय रोग, तिमिर, ज्वर, अरुचि। अष्टांग हृदय में ऐसा लिखा है कि अर्श रोग में क्षार का प्रयोग करने के बाद 100 मात्रा तक यंत्र के मुख को हाथ से ढककर रखना है। ठीक है, अर्शो यंत्र को हाथ से कह रहे हैं ढककर रख, यानी कि 100 गिनती तक वेट करना है, ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के। क्लियर। और कर्ण अर्श हो या नासा अर्बुद हो, वहां क्षार का प्रयोग कराओगे तो 50 मात्रा तक प्रतीक्षा करोगे। शायद आपने देख लिए हैं पॉइंट्स वहां पे, जब पंचकर्म बढ़ाया था शायद वहां डिस्कस हुआ है ये पॉइंट। सुश्रुत ने नाभि, शिशन, अल्प मांस वाले स्थान, वर्त्म रोगों को छोड़कर नेत्र के सभी रोगों में क्षार का प्रयोग मना किया है। ये बहुत जरूरी है बेटा, कि वर्तन के रोगों में सिर्फ यूज कर लेते हैं क्षार को, लेकिन नेत्र के जो रोग हैं प्रॉपर उनमें नहीं यूज करते, क्योंकि आप जानते हो नेत्र में क्षार दग्ध जो है वो ज्यादा हार्मफुल है। पढ़ाया था आपको कि क्षार ज्यादा नुकसान करता है।
याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एसिड के हाँ मुकाबले। हाँ बेटा, है ना, तो पढ़ाया था, तो वहां से समझना, ये पॉइंट वही वाला है। आगे देखोगे, तत्र शार साध्येष्वपि व्याधिषु शून गात्र अस्थिशूल, छोड़ो चलो, टाइम पूरा हुआ। ये जरूरी पॉइंट है एक दो बात के, कल पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैप्टर 9 आपको दूंगा, है ना, नहीं दूं तो याद दिला देना, ये मनीषा रिकॉल करा देती है वैसे, तो डाल देना एक मैसेज, तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं भेज दूंगा। चैप्टर 9 बहुत जरूरी है, याद करके आना है कल। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।